जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अगस्त मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों, अभी एससीओ समिट 2025 का जो आयोजन है ये चाइना के तियानजिन शहर में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन चाइना के तियानजिन में किया गया है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 25वां संस्करण। इससे पहले हम बात करें कि 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो 24वां शिखर सम्मेलन 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। एससीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है चाइना की बीजिंग में। और एससीओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, कौन कौन से सदस्य देश हैं? चाइना है, रसिया है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अपना देश भारत है और पाकिस्तान भी है। तो भारत 2017 में एससीओ में जुड़ा था और पाकिस्तान भी 2017 में जुड़ा था। ईरान, ठीक है, जो कि 9वां सदस्य देश है एससीओ का, ये कब जुड़ा? 2023 में। नंबर सेकंड क्वेश्चन है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। ठीक है, इस एनजीओ को शॉर्ट में एजुकेट गर्ल कहा जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, एजुकेट गर्ल भारत का ऐसा पहला एनजीओ है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस एनजीओ को ये सम्मान क्यों दिया गया है? तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज में जो रूढ़िवादी फैली हैं इनको बदलने, इनको ख़त्म करने के लिए इस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस एनजीओ की शुरुआत हुई थी 2007 में। शुरुआत की थी सफीना हुसैन ने राजस्थान से। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये पुरस्कार हर साल 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। और 2025 के विजेताओं की बात करें तो देखो 3 विजेता हैं। ठीक है, एक है व्यक्तिगत कैटेगरी में, इनका नाम है शाहीना अली और ये कहाँ की हैं? मालदीव की। और 2 संस्थान हैं, एक भारत का संस्थान है एजुकेट गर्ल, ठीक है, और एजुकेट गर्ल पहला ऐसा भारतीय संस्थान है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। दूसरा संस्थान कौन सा है? फिलिवियानो एंटोनियो एल विलानुएला, ये फिलीपींस का संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना? भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य दोस्तों बन गया है केरला। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगस्त 2025 में केरला भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया। और इस उपलब्धि की घोषणा केरला के सीएम पिनाराई विजयन के द्वारा करी गई है। और केरला ने ये उपलब्धि डिजी केरल परियोजना के अंतर्गत हासिल करी है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत केरल राज्य में बिल्कुल जितने भी नागरिक हैं सभी को डिजिटल एजुकेशन दी गई है। ठीक है, इस प्रकार से जो केरला है भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। यदि हम बात करें कि इसी प्रकार के कुछ और फैक्ट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना अभी कुछ समय पहले? तो ये बना केरल का कोल्लम जिला। और भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन सा बना? केरला। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? केरल का त्रिशूर जिला। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव कौन सा बना है? तो ये बना है पोलम्पाराप ग्राम पंचायत। कहाँ की है? केरला की। भारत का पहला खुद की इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने वाला राज्य कौन सा बना है? केरला। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और केरला से संबंधित हैं, तो मैंने आपको बता दिए। याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी क्रम में दोस्तों एक और क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना? तो अभी 1-2 महीने पहले भारत का पहला
पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मई 2025 में मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया और ये घोषणा करी मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा ने। और इसमें बताया गया कि मिजोरम ने 98.2% साक्षरता दर प्राप्त कर ली है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा तय किए गए पैमाने 95% की सीमा से अधिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप जो मंथली करंट अफेयर्स या फिर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं उसका पीडीएफ हमें कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों जितना भी अभी तक अगस्त तक का मैंने करंट अफेयर्स अपलोड किया है सभी का पीडीएफ मैंने ई बुक में मर्ज कर दिया है। ठीक है, पूरा कंटेंट आपको ई बुक में मिल जाएगा। जनवरी 2024 से है, इस साल का नहीं, पिछले साल का भी पूरा करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। इस साल का भी मिलेगा, पिछले साल का भी मिलेगा। और मंथली करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, जैसे वर्तमान में कौन क्या है, अवार्ड एंड ऑनर, फेमस प्लेस, राज्य और केंद्र की योजनाएं, स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स, रेलवे से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इंडेक्स, समिट और भी जितने ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, लगभग 45 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक जहां से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे और मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, और कंटेंट मिलेगा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा हमारी दूसरी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक। इसमें 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। और तीसरी हमारी ई बुक है साइंस की, इसमें भी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे 5 सेक्शन के। एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा और कंप्यूटर भी होगा और इसमें कृषि विज्ञान भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप इन तीनों ई बुक को परचेस करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप सिलेक्शन लेके आएंगे, आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और मैंने अभी इन तीनों ई बुक पर एक ऑफ़र भी रखा है। आपको केवल और केवल 150 रुपये का पेमेंट करना है। कहाँ पर पेमेंट करना है? या तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, या फिर डायरेक्टली आप इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर सकते हैं केवल 150 रुपये का। पेमेंट होने के बाद आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। जैसे ही हमें स्क्रीनशॉट मिलता है हम ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको 5 सेकंड के अंदर सेंड कर देंगे। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए ई बुक को ज़रूर परचेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन किस राज्य के कुलशेखरपट्टनम में दिसंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है? तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है ये कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। और दूसरा बन रहा है दोस्तों तमिलनाडु राज्य के कुलशेखरपट्टनम, जिसको तूतीकोरिन भी कहा जाता है। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? दिसंबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ का नाम है सतीश कुमार और इनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला केबल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार ने किया है? तो दोस्तों भारत का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला केबल ब्रिज ये गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और इस ब्रिज का नाम क्या है दोस्तों? तो इस ब्रिज का नाम है ओटा सिमरिया पुल, गंगा नदी पर ये बना है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मिलकर किया है। ये भारत का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला एक्सपेंशन केबल ब्रिज है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है? 34 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, आमतौर पर 29.5 मीटर चौड़ाई होती है, लेकिन इसकी चौड़ाई है 34 मीटर। लंबाई कितनी है? तो 8.15 किलोमीटर इस ब्रिज की लंबाई है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इस मालगाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया है और इस मालगाड़ी का नाम है रुद्रस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और डिटेल से हम समझ लेते हैं। 7 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने भारत और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया है और इसका जो फर्स्ट ट्रायल है दोस्तों, ये पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न ने किया है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, तो गंज ख्वाजा स्टेशन और गहरवा स्टेशन के बीच में इसका ट्रायल किया गया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है, रुद्रस्त्र इस मालगाड़ी का नाम है। लंबाई कितनी है, चूँकि ये पूरी एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितने डिब्बे या फिर वैगन हैं, 354 इसमें डिब्बे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है। तो दोस्तों यूपी के शाहजहांपुर ज़िले में एक नगर है जलालाबाद नगर। ठीक है, इस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है। दोस्तों जो जलालाबाद नगर है, इस नगर को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ भगवान परशुराम का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर भी स्थित है। बताइए दोस्तों, वर्ष 2025 में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। तो 2025 में भारत ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है। ठीक है, और इस मिश्रित पेट्रोल को क्या कहा जाता है, तो E20 कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम करना और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाना। 2014 से अब तक एथनॉल मिश्रण से भारत ने लगभग 700 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए डिप्टी NSA बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये 1988 बैच के मणिपुर कैडर के IPS अधिकारी हैं। नाम है इनका अनीश दयाल सिंह और इनको PM नरेंद्र मोदी जी का नया डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। जो अनीश दयाल सिंह हैं ये CRPF के DG रह चुके हैं। वर्तमान में देखो ये तो डिप्टी NSA बने हैं। यदि हम बात करें कि NSA कौन है वर्तमान में, अजीत डोभाल, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी ये वर्तमान में NSA हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया है। डिटेल की बात करें, मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन अगस्त 2025 में राजस्थान के जयपुर में किया गया और इस साल इसका दूसरा संस्करण है। देखो जो पहला संस्करण है ये 2024 में हुआ था और इसकी विजेता कौन थी, रिया सिंघा इसकी विजेता थी। ठीक है, 2025 की विजेता है मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों इसी के साथ मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। मतलब अब जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी 2025 की, और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी मनिका विश्वकर्मा। फिर बताइए 31 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों इंडियन नेवी के जो वाइस चीफ हैं वो बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय वात्सायन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो सेना के महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है, उन पे आप जान लो कि कौन क्या है। जैसे हम बात करें कि वर्तमान में CDS कौन है, तो जनरल अनिल चौहान ये CDS हैं। नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट, जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया है। तो NDA की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार नॉमिनेट किया गया है CP राधाकृष्णन के लिए। ठीक है, NDA ने CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए B सुदर्शन के लिए उम्मीदवार बनाया है। B सुदर्शन ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ठीक है,
हालांकि जो एनडीए है इसके पास बहुमत से 31 सांसद ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति होंगे अगले। लेकिन हमें दोनों कैंडिडेट के बारे में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन के बारे में जान लो। ये तमिलनाडु के त्रिपुर से बिलोंग करते हैं। इनने एजुकेशन में बीबीए किया हुआ है और राजनीति की शुरुआत इनने करी थी आरएसएस से, मतलब ये आरएसएस के आदमी हैं। ठीक है, और ये सांसद रहे हैं कोयम्बटूर से, और तमिलनाडु राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, और झारखंड के राज्यपाल भी रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बी सुदर्शन जो कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और गोवा के पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, मतलब राजनीति से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है। फिर बताइए किस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई में जाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जतेंद्र पाल सिंह ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सभी फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगस्त 2025 में एक भारतीय एक्वानॉट्स हैं, इनका नाम है जतेंद्र पाल सिंह। इनने भारत के डीप ओशियन मिशन के तहत उत्तरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। जतेंद्र पाल सिंह 5002 मीटर तक गोता लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, और इनके साथ में आर रमेश भी गए थे। तो आर रमेश जो थे इनके साथ, इनने 4025 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। जतेंद्र पाल सिंह भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर हैं, और जो आर रमेश यानी कि राजू रमेश हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। देखो जो एक्वानॉट्स हैं ये क्या होता है? समुद्र के अंदर गहराई में जाने वाले को क्या कहा जाता है? एक्वानॉट्स कहा जाता है। और जो जतेंद्र पाल सिंह हैं ये डीप ओशियन मिशन के तहत गए समुद्र में। ठीक है, तो ये जो मिशन है ये फ्रांस के साथ भारत का एक ज्वाइंट मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय समुद्रयान मिशन के लिए प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करना, जिससे भारत अपनी स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 के साथ 6000 मीटर गहराई तक 3 सदस्यों को भेजने का लक्ष्य प्राप्त कर सके। जो मत्स्य 6000 मिशन है दोस्तों, ये अगले साल भेजा जाना है समुद्र में। ठीक है, बताओ जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने से 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर के किस जिले में बादल फटा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों किश्तवाड़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोम्बियो की सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है आबू धाबी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में बताइए दोस्तों कि नियोम्बियो की सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर कर्नाटक का बेंगलुरु बना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो नियोम्बियो है एक स्वतंत्र ग्लोबल डेटा प्लेटफॉर्म है, और इसके द्वारा अगस्त 2025 में सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार 9वें वर्ष यूएई का आबू धाबी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बना है। ठीक है, और भारत के शहरों की रैंक की बात करें तो जो बेंगलुरु है कर्नाटक का, ये भारत में पहले स्थान पर है, लेकिन इसकी वैश्विक रैंक है 49। वडोदरा ये दूसरे स्थान पर है भारत में, लेकिन वैश्विक रैंक है 85। अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है, लेकिन वैश्विक रैंक है 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का चैंपियन कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नसन कार्लसन, और ये नॉर्वे का शतरंज खिलाड़ी है। फिर बताओ 15 अगस्त 2025 को नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल का निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो नागालैंड के तत्कालीन राज्यपाल का नाम था ला गणेशन, और 15 अगस्त को इनका निधन हो गया है। ठीक है, चेन्नई के एक निजी अस्पताल में 80 वर्ष की आयु में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया,
और ये नागालैंड के कौन से नंबर के राज्यपाल थे? 16वें नंबर के। ठीक है, और इससे पहले वो मणिपुर के गवर्नर भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त 2025 में ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अजय कुमार भल्ला को दे दिया गया और अजय कुमार भल्ला अभी वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनके पास में आ गया है। ठीक, एक और क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटाए जाने, यानी कि कब हटा था अनुच्छेद 370? 5 अगस्त 2019 के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे जिनका भी अगस्त 2025 में निधन हो गया? तो जब 370 हटा था जम्मू कश्मीर से, उस समय सत्यपाल मलिक वहाँ के राज्यपाल थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सत्यपाल मलिक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। याद रखना 5 अगस्त 2025 को इनका निधन हो गया। 79 वर्ष की आयु में किडनी संबंधी समस्याएं चल रही थीं और ये जाट समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत से थे, लेकिन पैतृक जड़ें इनकी हरियाणा से जुड़ी थीं और ये 5 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की ये राज्यपाल तब थे जब वहाँ पर 370 हटा था। ठीक है, 2019 में। और मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार, इन पाँच राज्यों की राज्यपाल रह चुके हैं। 1960 के दशक में राजनीति में आए थे। 1980 के दशक में कुछ समय कांग्रेस से जुड़े और फिर 2004 में भाजपा में शामिल हो गए। फिर 2012 में ये भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में किस नाम से इंडियन आर्मी रिसर्च सेल का उद्घाटन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्निशोध नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए राजराजन। ठीक है, और जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में और इसका हेडक्वार्टर है केरला के तिरुवनंतपुरम में। बताइए, भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा खालिद जमील के लिए। बताइए, देशोम गुरुजी के नाम से मशहूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक एवं झारखंड के पूर्व सीएम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, तो इनका नाम था दोस्तों शिबू सोरेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब शिबू सोरेन, इनके बारे में हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था झारखंड के रामगढ़ में। ठीक है, निधन हुआ है 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में और इनके निधन पर झारखंड की सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। इनका एक प्रसिद्ध उपनाम है देशोम गुरुजी, इनका उपनाम है। ठीक है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, संरक्षक थे और ये 3 बार झारखंड के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, केंद्र में यूपीए की सरकार में कोयला मंत्री भी रह चुके हैं और अभी निधन के समय ये राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य में 7 अगस्त को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती होती है? तो किस राज्य में 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इनकी जयंती 7 अगस्त को महाराष्ट्र में सतत कृषि दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, फिर बताइए, राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से बढ़ाकर अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी है? तो अभी राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा फरवरी 2025 से, जब वहाँ के जो सीएम थे एन बीरेन सिंह, उनने इस्तीफा दे दिया था और वहाँ पर जातीय हिंसा चल रही थी। तो फरवरी 2025 से 13 अगस्त तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन अब ये 6 महीने के लिए और बढ़ गया है। ठीक, हाल ही में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का
नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा राजित पुनहानी के लिए। फिर बताओ, हाल ही में ओपन AI ने 2025 में भारत में कहाँ पर अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा करी है? तो ओपन AI भारत में अपना पहला हेडक्वार्टर नई दिल्ली में खोल रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ओपन AI क्या है, तो चैट GPT आप लोग चलाते होंगे। ठीक है, तो चैट GPT को डेवलप करने वाला है ओपन AI। और ओपन AI की यदि हम बात करें कि इसके CEO कौन है, तो नाम याद रखना, ओपन AI के CEO का नाम है सैम ऑल्टमैन। ठीक है, तो CEO का नाम ज़रूर याद रखना। और ओपन AI भारत में अपना पहला हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ओपन कर रहा है। बताइए, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक अंडर 21 और अंडर 18 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो ये दोनों खिताब अपने देश भारत ने जीत लिए हैं। अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? सतीश गोलचा के लिए। फिर बताओ, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ पर उद्घाटित किया? तो यूपी का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है, उद्घाटन किया है यूपी के CM ने। अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में आयोजित हुई और इसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, मीराबाई चानू के बारे में तो जानते होंगे, टोक्यो ओलंपिक में इनने सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक। इसी क्रम में ऋषिकांत सिंह ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऋषिकांत सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है और इनने 68 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। बताओ, किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों, जो ब्राइट स्टार है ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मिस्र में। और इस अभ्यास में भारत के सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, और 19वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये जो अभ्यास है हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। और दोस्तों, ये दिवस पहली बार 2024 में मनाया गया। इसको मनाए जाने की घोषणा हुई थी 2023 में। और दोस्तों, ये 23 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। और इसी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने चांद पर स्पेस क्राफ्ट उतारा। और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करी। यानी कि दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है और चांद पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला भारत चौथा देश है। ठीक है, इस साल नेशनल स्पेस डे की थीम क्या रही है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों, आयुर्वेद दिवस ये 23 सितंबर को मनाया जाएगा और इसकी थीम क्या होगी? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का 15वां संस्करण है और इसका आयोजन किया गया है जापान की राजधानी टोक्यो में। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? तो प्रवासी मजदूरों के लिए
श्रमश्री योजना की शुरुआत करी है पश्चिम बंगाल सरकार ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने श्रमश्री योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या है? अन्य राज्यों में भाषाई भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करके लौटे प्रवासी बंगाली मजदूरों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसमें आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे जो प्रवासी मजदूर हैं जो कि भाषाई भेदभाव का सामना करके आए हैं उनको खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिल सके। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सीएम है ममता बनर्जी, सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। बताइए, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को क्या होता है? राजीव गांधी जी की जयंती होती है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि और सद्भावना के भाव से ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों, भारत ने कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है दिनेश के पटनायक के लिए। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों कनाडा ने भी अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया है भारत में। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्रिस्टोफर कूटर। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना। भारत ने कनाडा में अपना उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक को बनाया है और कनाडा ने भारत में अपना उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर को बनाया है। फिर बताओ, अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल के लिए। उर्जित पटेल ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, कौन से नंबर के? तो ये RBI के 24वें नंबर के गवर्नर थे। नेक्स्ट बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव का चुनाव किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा राजीव प्रताप रुड्डी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में सलीनेक्स युद्धाभ्यास हुआ? तो सलीनेक्स युद्धाभ्यास का आयोजन अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया। याद रखना, सलीनेक्स युद्धाभ्यास ये भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होता है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? श्रीलंका के कोलंबो में। कौन सा वारवा संस्करण आयोजित हुआ? और इस अभ्यास में भारतीय युद्धपोत INS राणा और INS ज्योति ने हिस्सा लिया है। जब एग्जामिनर क्वेश्चन को कठिन करता है तो यही पूछ लेता है कि इस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ, कौन सा जहाज शामिल हुआ। ठीक है, एयरफोर्स का होगा तो पूछ लेगा कौन सा हेलीकॉप्टर शामिल हुआ। ठीक है, यदि आर्मी का होगा तो कौन सी सैन्य टुकड़ी शामिल हुई अभ्यास में। जब कठिन करना होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज युद्धाभ्यास पूछ लेता है कि किन किन देशों के बीच में होता है, आयोजन कहाँ पर हुआ, संस्करण। ठीक है, ये 2-3 बातें मुख्यतः पूछी जाती हैं। फिर बताओ, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार ये 2021 में मनाया गया था। मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी और ये दिवस भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान लोगों के पीड़ितों और कष्टों को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट, 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इस साल अपन ने 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। ठीक है, बताइए 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है नया भारत। ठीक है, और पिछले साल थीम क्या थी? यानी कि 2024 में विकसित भारत। ठीक है, बताइए स्वतंत्रता दिवस पर अब तक का सबसे लंबा भाषण किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है 103 मिनट का। फिर बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को घोषित सुदर्शन चक्र मिशन का उद्देश्य क्या है? तो सुदर्शन चक्र मिशन ये 15 अगस्त को घोषित किया गया मोदी जी के द्वारा और इसका उद्देश्य है स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। ठीक है, लाल किले से दोस्तों इस मिशन की घोषणा करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, उद्देश्य है 2035 तक, याद रखना 2035 तक
अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। नेक्स्ट है 79th स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किन मिशनों का ऐलान किया है? तो मोदी जी ने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं। एक है सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम, ठीक है, दूसरा है जनसांख्यिकी मिशन, तीसरा है नेक्स्ट जेन रिफॉर्म टास्क फोर्स, फिर नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन और एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ये सभी मिशन 15 अगस्त पर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और इन सभी ये जो 5 मिशन हैं, इन पांचों मिशन के बारे में मैंने एक एक लाइन में समझाने की कोशिश की है। तो आप एक बार इन सभी मिशनों को पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर ई बुक में आपको ये सारा कंटेंट तो मिल ही जाएगा। फिर बताओ किस अफ्रीकी देश के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमान बोमाह और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद की मौत हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई है? तो देखिए दोस्तों, घाना देश के रक्षा मंत्री जिनका नाम है एडवर्ड ओमान बोमाह और घाना देश के ही पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद, इनकी मौत अगस्त 2025 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई है। ठीक है, ये घाना देश के मंत्री थे। इसी क्रम में हाल ही में मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और इनको 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मार्क्सियन इकोनॉमिक थ्योरी। तो इस बुक का भी नाम आपको याद रखना। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा दे दिया है। इसका नंबर क्या है? तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे जो कि राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा प्राप्त कर चुका है, और इसका नंबर है नेशनल एक्सप्रेस वे 9। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगस्त 2025 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा के लिए। कौन है अभिनव बिंद्रा? तो ये निशानेबाज हैं, और अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है, इनने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, ठीक है, वहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। महिलाओं को प्रभावित करने वाले विवादों और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया? तो नारी अदालत का शुभारंभ दोस्तों ये सिक्किम राज्य के द्वारा किया गया। बताइए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितने प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया? तो देखो, अमेरिका के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ पहले से लगता था, 25% टैरिफ और बढ़ा दिया है अमेरिका ने, तो टोटल 50% टैरिफ थोप दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के किस जिले में बादल फटने की घटना से पूरा गांव बह गया और इससे कई मौतें हो गईं और बहुत सारे लोग लापता भी हो गए? तो उत्तराखंड में भी बादल फटने की घटना सामने आई, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में, ठीक है, गांव का भी नाम याद रखो, धराली गांव में ये घटना हुई है 5 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से कक्षा 12 के सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा है? तो 3 से 12 के सिलेबस में 2 टॉपिक जोड़े गए हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा है एक्सियोम मिशन 4। ऑपरेशन सिंदूर तो सभी को पता होगा कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला अपन ने लिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और एक्सियोम मिशन 4 ये क्या है? तो इसी मिशन के तहत जो शुभांशु शुक्ला हैं, ठीक है, शुभांशु शुक्ला वो अंतरिक्ष की यात्रा पर गए और शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित किस ज्वालामुखी में लगभग 600 वर्षों बाद विस्फोट हुआ? तो दोस्तों एक ज्वालामुखी है, इसका नाम है कृष्णेनिकोव। ठीक है, ये रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है और इस ज्वालामुखी में लगभग 600 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है। फिर बताओ अगस्त 2025 में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संवेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? संवेक्स युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन अपने देश भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच में किया गया है। आयोजन कहाँ पर किया गया?
सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डा और दक्षिण चीन सागर में, और इसका 32वां संस्करण है। बताइए, बांग्लादेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक घर गढ़ भवन को किस संग्रहालय में बदलने का फैसला किया? तो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इनका जो आधिकारिक घर था उसका नाम था गढ़ भवन। ठीक है, तो अब गढ़ भवन को दोस्तों जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसको शॉर्ट में इफ्को कहा जाता है। तो इफ्को के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? केजे पटेल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ्को ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सहकारी उर्वरक कंपनी है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। 1967 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं इसके दिलीप संघानी। न्यू एमडी और सीईओ बन गए हैं केजे पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलय मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसका लगातार 2 बार परीक्षण डीआरडीओ ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया है? तो प्रलय मिसाइल अभी चर्चाओं में रही है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दोस्तों, नोएडा जिसको गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का ये ज़िला है, इसकी पहली महिला जिला अधिकारी कौन बनी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेधा रूपम। और मेधा रूपम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि ये ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। ठीक है, ज्ञानेश कुमार तो आप लोग जानते ही होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे वर्तमान में। जुलाई 2025 में लॉन्च निसार उपग्रह भारत और किस देश का संयुक्त मिशन है? तो निसार उपग्रह ये भारत और अमेरिका का एक ज्वाइंट मिशन है। ठीक है, जुलाई 2025 को निसार उपग्रह दुनिया का सबसे महंगा सैटेलाइट मिशन है और इसे श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क सेकंड रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये इसरो जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और नासा जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इन दोनों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह पर होने वाले पर्यावरणीय बदलाव, भूकंप, हिमनदों के पिघलने, समुद्र स्तर में वृद्धि, वनों की स्थिति आदि की सटीक निगरानी करना। फिर बताओ, भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है दुर्घटनाओं को कम करना और जो ब्लैक स्पॉट होते हैं यानी कि खतरे वाले क्षेत्र, उनकी पहचान करके उनको चिन्हित करना ताकि जो दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सकें। ठीक, जुलाई 2025 में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते और भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस गेम्स में भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं। ठीक है, और भारत 20वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो दोस्तों गेम्स हैं आयोजन कहाँ पर हुआ? जर्मनी में आयोजन हुआ है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो जापान जो है पहले स्थान पर रहा। जापान ने 79th मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंदन का निधन हो गया? दोस्तों VS अच्युतानंदन ये केरला के पूर्व CM थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगस्त महीने से बनने वाले हमने सिलेक्टेड और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं मंथली वाइज और केवल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई-बुक को आप परचेस कर लेना। इस ई-बुक में आपको पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा मंथली, और इसी क्रम में जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। 45 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, हम दावा करते हैं कि करंट अफेयर्स की ई-बुक जो हमारी है ये पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई-बुक है। सेकंड है स्टैटिक जीके की रामायण ई-बुक, थर्ड है साइंस की रामायण ई-बुक। और दोस्तों यदि आप इन तीनों ई-बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो हमने एक ऑफ़र निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है इस नंबर पर। यह हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है।
यदि आप चाहें तो इस QR कोड पर भी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट होगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमारी इन ई बुक को आप ज़रूर परचेस करना, स्टडी करना। आप देखेंगे और कहेंगे वाह सर, क्या कंटेंट आप बनाते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह इस बार भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, हमारे कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप चाहते हैं कि बेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर। फिर मिलूंगा एक नए और क्वालिटी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।